नमस्कार। नमस्कार आप सभी को नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके के ऊपर। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे आमेर का इतिहास, कछुआ है उसका इतिहास। इसके अंदर पहले हमने मानसिंह पढ़ लिया था, फिर मिर्जा राजा जयसिंह पढ़ लिया, और आज हम पढ़ते इसके बाद में सवाई जयसिंह। इनके बीच में एक शासक बनता है बिशन सिंह या विष्णु सिंह नाम का। उसकी कोई बात नहीं, थोड़े समय के लिए शासन बना था। तो इसके पुत्र थे, यानी बिशन सिंह या विष्णु सिंह के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था विजय सिंह और छोटे पुत्र का नाम था जय सिंह। थोड़ी सी आपको बता देता हूं। इससे पहले इनके पिता का नाम देख लेते हैं। यानी इनके पिता का नाम था, सवाई जय सिंह के पिता का नाम था बिशन सिंह। बिशन सिंह के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था विजय सिंह और छोटा पुत्र था, उसका नाम था जय सिंह। राजा कौन बनेगा? ये विजय सिंह बनेगा। तो एक बार बिशन सिंह के साथ विजय सिंह और जय सिंह क्या ये औरंगजेब के दरबार में गए हुए थे। औरंगजेब के समय शासन था बिशन सिंह का। तो औरंगजेब के दरबार में गए हुए थे। क्या है कि विजय सिंह ने जैसे ही बादशाह को प्रणाम किया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, तो बादशाह औरंगजेब ने क्या उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और बोले कि बता अब क्या करेगा। तो इस विजय सिंह ने कहा था कि अगर बादशाह ने मेरे हाथ पकड़ लिए तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कि अगर आप हिंदुस्तान के बादशाह हो और आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है तो मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ सब करेंगे वो सब कुछ आप ही करेंगे। इसकी वाकपटुता से खुश होकर औरंगजेब ने कहा था कि जो जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह था, तो उससे ही सवाया है, तो उससे ही सवाया है, यानी एक से भी 1/4 ज्यादा, उससे कम नहीं है तो उससे ज्यादा ही है। तो तू तो उस मिर्जा राजा जय सिंह से भी सवाया है, यानी तू तो क्या है? सवाई जयसिंह है। तब इसने कहा था कि मेरा नाम जय सिंह मेरे छोटे भाई का नाम है और मेरा नाम है विजय सिंह। तब औरंगजेब ने इन दोनों के क्या कर दिए थे? नाम चेंज कर दिए थे। विजय सिंह को बना दिया था सवाई जय सिंह। सवाई टाइटल लगा दिया, इनकी उपाधि लगा दी, और जय सिंह क्या कर दिया? इसका नाम कर दिया। इसका नाम कर दिया था सवाई जय सिंह और जय सिंह का नाम कर दिया था विजय सिंह। थोड़ा ध्यान कर लेना, वैसे कोई खास बात नहीं है। कहा तू पहले वाले जय सिंह से भी क्या है? सवाया है। तो सवाई क्या होगी? इनकी उपाधि होगी, टाइटल हो गया, और नाम चेंज कर दिया। क्या कर दिया? जय सिंह कर दिया। तो इनका नाम हो गया फिर सवाई जय सिंह। इसके बाद में शासक राजा बनते हैं सवाई जय सिंह। तो इनका शासनकाल है 1700 से 1743 तक, यानी 43 वर्षों तक इन्होंने शासन किया है। 7 मुगल बादशाहों की सेवा की। 7 मुगल बादशाह बने थे इनके समय में। मिर्जा राजा जयसिंह के समय 3 मुगल बादशाह थे, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इनके समय 7 मुगल बादशाह थे। औरंगजेब से शुरू हुआ था, फिर उसके बाद में औरंगजेब के बाद में उनका पुत्र मुअज्जम बनता है, फिर रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला बनता है, अकबर द्वितीय बनता है। ऐसे करते करते 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी इन्होंने। इसके बेलख में बादशाह थे औरंगजेब के बाद, तो कि नाम रखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी थी। आते और चले जाते, आते और चले जाते। तो इनके पढ़ते हैं तो 1 नंबर पे आता है इन्हें देवाली समझौता। देवाली समझौता। अब देखिए, देवाली समझौता हुआ किस कारण था, किस कारण हुआ, क्या उसका रीजन रहा था, ये बात देखते हैं देवाली समझौते की। तो देवाली समझौते से पहले देखिए क्या होता है कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। बादशाह कौन सा इनके समय? औरंगजेब था। दिल्ली का बादशाह था औरंगजेब, और औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। औरंगजेब के 2 पुत्र थे, एक था मुअज्जम और एक था आजम। इन दोनों के बीच क्या हो जाता है? युद्ध शुरू हो जाता है, यानी उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो जाता है। मुअज्जम कहता है कि बादशाह मैं बनूंगा, जबकि आजम कहता है कि बादशाह मैं बनूंगा। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है, जाजव का युद्ध। इन दोनों के मध्य क्या होता है? जाजव का युद्ध। जाजू का युद्ध होता है इन दोनों के मध्य।
अब आजम क्या था कि दक्षिण अभियान के अंदर था। आजम दक्षिण अभियान के अंदर था और सवाई जयसिंह भी कुछ समय दक्षिण अभियान के अंदर रहे थे। तो इनकी और आजम की क्या हो गई थी मित्रता। तो आजम का साथ किसने दिया या सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया, तो सवाई जयसिंह साथ देते हैं आजम का। और इनका भाई विजय सिंह था, ये इनका छोटा भाई कौन था, विजय सिंह, नाम चेंज कर दिए थे आपको बताया गया। और विजय सिंह साथ देता है मुद्दम का। विजय सिंह भी चाहता है कि मैं भी आमेर का राजा बनूं, तो विजय सिंह साथ देता है मुद्दम का। और जीत कौन जाता है इस युद्ध में, मुद्दम। इस युद्ध में मुद्दम जीत जाता है और आजम क्या है, मारा जाता है। सवाई जयसिंह जिस तरफ से लड़े थे उस पक्ष का क्या हो जाती है, हार हो जाती है। और आजम क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं, मुद्दम जीत जाते हैं। यहां पर क्या करता है मुद्दम, फिर बहादुर शाह प्रथम अपनी टाइटल बदल देता है बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम बोल सकते हैं इसे, क्योंकि एक बाद में हुआ था 1857 की क्रांति के समय। बहादुर शाह नाम से क्या बन जाता है, दिल्ली का बादशाह बन जाता है या मुगल बादशाह बन जाता है। अब मुगल बादशाह बनने के बाद बहादुर शाह ने कहा कि अपने पक्ष में कौन लड़ा था, तो बोले अपने पक्ष में आमेर से लड़े थे विजय सिंह। तो बोले उनके भाई सवाई जय सिंह बोले वो लड़े थे आजम के पक्ष से। तो बोले चलो अटैक करते हैं उनके ऊपर, जो अपने विपक्ष में था उनको के ऊपर अटैक करते हैं। तो यहां से मुद्दम जाता है, यानी मुद्दम जाता है या बहादुर शाह मान लो, बहादुर शाह जाता है आमेर के अंदर जाता है और वहां पर सवाई जयसिंह को राजा से हटाकर, राजपद से हटाकर किसे राजा बना देते हैं, विजय सिंह को राजा बना देते हैं। अब सवाई जयसिंह क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। और इधर आपने पढ़ा था कि औरंगजेब ने अपनी मृत्यु तक, औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, 1707 में। यहां तक क्या है कि वो मारवाड़ के थे अजीत सिंह, उन्हें राजा नहीं बनने दिया था। इधर मारवाड़ के अजीत सिंह भी क्या है, बेरोजगार है। अब सवाई जयसिंह सोचते हैं कि ऐसे तो राज नहीं मिलेगा, यहाँ पर तो बेरोजगार हो गए और शासक के रूप में दिया गया विजय सिंह को। तो कुछ किया जाए कि वो आपस आमेर का शासक बना जाए, आमेर का राज्य प्राप्त किया जाए। अब देवारी समझौते के अंदर क्या होता है कि जैसे ये मोहम्मद शाह या बहादुर शाह जैसे दक्षिण की तरफ जाता है, तो इसके साथ सवाई जयसिंह थोड़ा पीछे रह जाते हैं और कहां चले जाते हैं, मारवाड़ के अजीत सिंह के पास। मारवाड़ के अजीत सिंह के पास चले जाते हैं और मारवाड़ के अजीत सिंह को जाकर कहते हैं कि अगर हम दोनों साथ मिल जाएं तो तुम्हें तुम्हारा मारवाड़ मिल जाएगा और मुझे मेरा आमेर मिल जाएगा। फिर ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं कि क्यों ना और किसी शक्तिशाली राजा को अपने साथ मिला लिया जाए। ये बात हो गई, यहाँ पर समझ गए आगे। और किसी शक्तिशाली राजा को अपने साथ मिला लिया जाए, तो और शक्तिशाली राजस्थान में कौन, तो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, शक्तिशाली रियासत थी उस समय की, मेवाड़। तो इसके साथ में मिल जाते हैं मेवाड़। और मेवाड़ के उस समय महाराणा थे अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड उस समय थे मेवाड़ के महाराणा। और साथ में फिर कौन हो गए, सवाई जयसिंह हो गए। सवाई जयसिंह आमेर से हो गए। सवाई जयसिंह और अजीत सिंह मिलकर मेवाड़ महाराणा अमर सिंह सेकंड के पास जाते हैं। कहां पर उनकी मुलाकात होती है, मेवाड़ के अंदर देबारी नामक स्थान पर इनकी क्या होती है, मुलाकात होती है। और वहां पर ये दोनों कहते हैं कि आप हमारी सहायता कीजिए, हमारा अपना अपना राज्य प्राप्त करने के अंदर सहायता कीजिए। वहां पर मेवाड़ महाराणा कहते हैं कि हम आपकी सहायता करेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है कि मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की एक पुत्री थी चंद्रकौरी, इनकी पुत्री थी चंद्रकौरी। चंद्रकौरी या चंद्रकौर बोल सकते हैं। ये कहते हैं कि इसका विवाह है सवाई जयसिंह के साथ किया जाए। सवाई जयसिंह को कहते हैं कि आप मेरी पुत्री के साथ विवाह कर लीजिए, लेकिन शर्त यह है कि इसका जो पुत्र होगा, जो इससे पुत्र होगा इस चंद्रकौरी और सवाई जयसिंह का, आगे का राजा वही बनेगा।
तो सवाई जय सिंह ने कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि पुत्र ही होगा, अगर पुत्री होगी तो बोले अगर पुत्री हो गई तो चाहे आप राजा किसे बना देना, लेकिन एक शर्त फिर भी है कि आप हमारी पुत्री की पुत्री होगी यानी इनकी बेटी होगी, उसका विवाह किसी मुगल या किसी मुसलमान के साथ नहीं करोगे, यानी कि मुगल बादशाह के साथ नहीं करोगे। यहाँ पर भी क्या है, मेवाड़ वालों ने अपने रक्त का कितना ध्यान रखा है, चाहे वो कहीं भी कर सकते हुआ है लेकिन मुगलों के साथ नहीं करोगे। सवाई जय सिंह का उस समय कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर पुत्र होगा होना ही, बड़ा पुत्र होगा तो वो क्या है राजा बन जाएगा। अब इन तीनों का संगठन हो जाता है, इसे कहा जाता है देवाली समझौता। अब ये तीनों की सेनाएं यहां से कहा जाती है मारवाड़, मारवाड़ के अंदर जाती है और मारवाड़ को मुगलों से छुड़वा देती है। जो भी मुगलों का वहां पर सेनापति था उसे हरा देती है। इन तीनों की सेनाएं जाती है ये सवाई जय सिंह और अजीत सिंह के नेतृत्व में, और वहां पर क्या है मारवाड़ पर अधिकार हो जाता है किसका, अजीत सिंह का। फिर वहां से इन तीनों की सेना कहां जाती है, मारवाड़ से आगे जाती है आमेर, और आमेर के ऊपर उस समय मुगल सेनापति था सैयद हुसैन खान। सैयद हुसैन खान युद्ध होता है इन दोनों के बीच। मारवाड़ और सवाई जय सिंह की सम्मिलित सेना है और इधर है मुगलों की तरफ से सैयद हुसैन का। इन दोनों के बीच युद्ध होता है सांबर का युद्ध। बहुत ही शानदार युद्ध था, जबरदस्त युद्ध था। सांबर का युद्ध होता है 1709 ईस्वी में। इसमें यानी सवाई जय सिंह क्या होता है, सवाई जय सिंह विजय होते हैं, और विजय भी क्या होते हैं कि हुसैन सैयद हुसैन खां तो क्या हो जाता है इस युद्ध के अंदर मारा जाता है। सैयद हुसैन खां मारा जाता है। सवाई जय सिंह अपने आमेर के ऊपर वापस अधिकार कर लेते हैं और विजय सिंह को फिर कारागार में भी डाल देते हैं। अजीत सिंह को उसका मारवाड़ मिल गया, सवाई जय सिंह को क्या मिल गया, आमेर मिल गया। इस देवाली समझौते का मुख्य अगर किसी को माना जाए जिसने अहम भूमिका निभाई थी तो वे थे राजस्थान के गेवाल्टी दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ ने इस देवाली समझौते में अहम भूमिका निभाई थी। तो ध्यान रखना, देवाली समझौता क्या था, मारवाड़, मेवाड़ और आमेर के तीनों राजाओं ने इकट्ठे होकर मोहम्मद शाह प्रथम बहादुर शाह प्रथम के विरुद्ध युद्ध किया, और मारवाड़ का शासन किसे, अजीत सिंह को दिया। आमेर का शासन किसे दिया, सवाई जय सिंह को। और मेवाड़ के महाराणा की पुत्री का विवाह किससे हो गया था, सवाई जय सिंह से। शर्त ये थे कि इनका पुत्र क्या बनेगा, आगे का राजा बनेगा। ये था देवाली समझौता। इसके बाद में सवाई जय सिंह की क्या बात आती है, इस देवाली समझौता हो गया। इसके बाद में आती है बूंदी विवाद और भरतपुर विवाद। सवाई जय सिंह एक महान राजा हुए हैं, महान शासक हुए हैं। अब इसके बाद में आता है बूंदी और भरतपुर विवाद। दोनों एक साथ समझा दूंगा। बूंदी विवाद और एक है भरतपुर विवाद। बूंदी के अंदर एक राजा था बुद्ध सिंह, नाम था बुद्ध सिंह, और बुद्ध सिंह के कोई संतान नहीं थी प्रारंभ में। सवाई जय सिंह के कहने पर बुद्ध सिंह ने क्या है कि पुत्र को क्या ले लिया, गोद ले लिया, और नाम था दलेल सिंह। अपनी सेनापति प्रधानमंत्री था, उसके पुत्र को गोद ले लिया, नाम था दलेल सिंह। इसके बाद में बुद्ध सिंह के एक पुत्र हो भी जाता है, और उस पुत्र का नाम था उमेद सिंह। यानी बुद्ध सिंह ने जिस पुत्र को सवाई जय सिंह के कहने पर जिस लड़के को गोद लिया उसका नाम था दलेल सिंह, और जिस बुद्ध सिंह के अपने पुत्र का नाम क्या था, उमेद सिंह।
अब यहाँ पर बुद्ध सिंह के बाद क्या हो जाता है कि उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो जाता है। इसके अंदर सवाई जयसिंह इंटरफेयर करता है और सवाई जयसिंह साथ देता है दलेल सिंह का, और सवाई जयसिंह क्या बना देता है, दलेल सिंह को बना देता है आगे बूंदी का राजा, और उमेद सिंह का साथ देते हैं यहाँ पर मराठा साथ देते हैं उमेद सिंह का। इस वजह से क्या है, सवाई जयसिंह और मराठों के बीच थोड़ा तनाव उत्पन्न हो गया था, युद्ध की स्थिति हो गई थी। ध्यान रखना, बूंदी विवाद, बूंदी के शासक थे बुद्ध सिंह, इनके कोई पुत्र पैदा, पहले पुत्र नहीं हुआ तो गोद ले लिया दलेल सिंह को, किसके कहने पर, सवाई जयसिंह के। बाद में पुत्र हुआ इनका उमेद सिंह, जिसका पक्ष किसने लिया, मराठों ने लिया, और सवाई जयसिंह ने किसका पक्ष लिया, दलेल सिंह को। राजा किसे बना दिया, दलेल सिंह को। यानी बूंदी का राजा कौन निश्चित कर रहा है, सवाई जयसिंह निश्चित करते हैं कि बूंदी के अंदर राजा कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा। ऐसा ही कुछ विवाद था भरतपुर के अंदर। भरतपुर के अंदर था जाटों के मध्य, क्योंकि भरतपुर और मथुरा के बीच का जो बेल्ट था, ये जाट बहुल बेल्ट था। यहाँ पर काश्तकार थे, यानी जाट थे, कृषि करने वाले ज्यादा रहते थे, जमींदार आदमी रहते थे। औरंगजेब के समय यहाँ पर क्या है, थोड़ा विवाद हो गया था, यानी औरंगजेब ने करों में थोड़ी वृद्धि कर दी थी, तो इन्हें लगता था कि हम गैर मुसलमान हैं तो हमारे ऊपर ज्यादा कर लगाया जा रहा है। ऐसे करके औरंगजेब के समय यहाँ पर गोकुला के नेतृत्व में क्या हो गया था, विद्रोह शुरू हो गया था। लेकिन औरंगजेब एक शक्तिशाली शासक था, उसने इस विद्रोह को भली भांति दबा दिया था। पर औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल शासक बने, उनमें कोई ज्यादा तो शक्ति वाली बात नहीं थी। इस समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। भरतपुर विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। यहाँ पर क्या ये चूड़ामन हो गया। चूड़ामन क्या, बार बार दिल्ली, कभी दिल्ली को लूट लेता, कभी यहाँ से आने जाने वाली मुगलों के सामान को लूट लेता, उन्हें कर नहीं लेता। चूड़ामन की मृत्यु के बाद यहाँ पर फिर क्या है कि जब कर नहीं देता तो यहाँ विवाद शुरू हो गया था। फिर मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जयसिंह को भेजा कि यार तेरे राजस्थान का मामला है तो तू थोड़ा उसको सुलझाए, वहां पर थोड़े ज्यादा विद्रोह करे तो उनको दबा थोड़ा। तो इस भरतपुर विद्रोह को दबाने के लिए क्या आता है, सवाई जयसिंह आता है काम भरतपुर। लेकिन वो यहाँ पर आता है तो उसके फेवर में, उसके लाभ में एक बात यहाँ पर मिलती है, उसके पक्ष में एक बात मिलती है कि जाटों का एक नेता था चूड़ामन, और चूड़ामन की क्या हो जाती है, मृत्यु। इसके बाद इसके दो दावेदार खड़े हो जाते हैं। एक था बदन सिंह और एक जो राजा बन गया था वो था मोहक्कम सिंह। मोहक्कम सिंह राजा बन गया था, लेकिन बदन सिंह चाहता था कि मैं राजा बनूं। अब जब यहाँ पर सवाई जयसिंह आता है तो वो चीज को समझता है कि हाँ दोनों के अंदर युद्ध है, यानी सवाई जयसिंह के लिए क्या है, यहाँ पर फेवर की बात है। सवाई जयसिंह के लिए यहाँ पर तो कुछ अच्छा ही हुआ है कि आपस में दोनों लड़ रहे हैं तो इन्हें दबाना आसान हो जाएगा। सवाई जयसिंह बदन सिंह से कहते हैं कि अगर मैं तुझे राजा बना दूं तो, बदन सिंह कहता है आप राजा बना दोगे तो आप जो बोलोगे वही होगा। सवाई जयसिंह क्या करता है, बदन सिंह को राजा बना देता है, मोहक्कम सिंह को हटाकर बदन सिंह को राजा बना देता है भरतपुर का, और इन्हें मुगलों से कहकर डिग की जागीर भी दिलवाता है, डिग की जागीर, और इन्हें एक उपाधि देता है ब्रिजराज की। ब्रिजराज की क्या देता है, उपाधि। मुगलों से कहता है कि ठीक है बदन सिंह आगे से राजा हो गया तो इन्हें डिग की जागीर दे दी जाए, और इन्हें क्या दे देता है, ब्रिजराज की उपाधि। ब्रिजराज यानी कि इस क्षेत्र को ब्रिज बोला जाता था, ब्रिज का राजा हो गया ब्रिजराज। लेकिन बदन सिंह से कहता है कि अब तुम राजा हो गए हो, भरतपुर के राजा हो गया, ब्रज क्षेत्र के राजा हो गए हो, तो ये क्षेत्र तुम्हारा हो गया। अब तुम मुगलों के क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करोगे, वहां पर लूटपाट नहीं करोगे। बदन सिंह कहता है ठीक है नहीं करेंगे। वाकई बदन सिंह सवाई जयसिंह की इतनी मानने लगा था कि उन्हें लगता था कि इसने राजा बनाया है, तो ये बहुत मानता था। और काफी समय तक, कई बार जयपुर में आया भी था, काफी समय तक जयपुर में रहा भी था। हालांकि इसके नाम पर जयपुर के अंदर एक नगर भी, यानी बास भी बसाया और कस्बा बसाया और बदनपुरा बास के नाम से
एक कस्बा भी बसाया हुआ, एक जगह का नाम भी है बदन सिंह के नाम से। यानी कहने की बात यह हो गई कि सवाई जयसिंह और बदन सिंह में क्या थी, अच्छी मित्रता हो गई थी इस भरतपुर विवाद के बाद। जब सवाई जयसिंह भरतपुर विवाद को सुलझाकर वापस गया, यानी सवाई जयसिंह देखिए बूंदी में राजा तय कर रहा है कि कौन राजा बनेगा कौन नहीं बनेगा, भरतपुर के अंदर राजा तय कर रहा है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो जब ये यहाँ पर भरतपुर विवाद सुलझाकर वापस गया तो उस समय दिल्ली का बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला पूरा ही रंगीला था, पूरा ही रंगीन जीवड़ा था। इतना रंगीन था कि कभी कभी तो दरबार में भी नंगा ही चला जाया करता था। तो इसने जयसिंह को एक उपाधि दी कि जयसिंह तू राजा नहीं है, तू तो राजाओं का राजा है, राजा बनाने वाला राजा है। तो इसे एक उपाधि देता है राज राजेश्वर की। राज राजेश्वर की क्या देता है उपाधि? कौन देता है? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला किसको देता है? सवाई जयसिंह को। सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी, इसके बाद में सभी आमेर के राजाओं को सवाई की उपाधि थी, लेकिन शुरुआत कहां से होती है? सवाई जयसिंह से। और मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या उपाधि देता है? राज राजेश्वर की उपाधि देता है। इसके बाद में क्या होता है? भरतपुर बता दिया, बूंदी विवाद बता दिया। इसके बाद में क्या होता है? एक युद्ध होता है गंगवाना का युद्ध। सवाई जयसिंह को ध्यान करते रहना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शासक है। इसके बाद में आता है गंगवाना का युद्ध। बाद में वापस करवा दूंगा, एक बार दोबारा रिपीट भी करवा दूंगा। हम क्या पढ़ रहे हैं? सवाई जयसिंह सवाई जयसिंह का शासनकाल है 1700 से 1743 तक। 7 मुगल बादशाह है। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा? देवारी समझौता, मारवाड़ मेवाड़ और आमेर के मध्य जो समझौता हुआ था, देवारी समझौता। इसके बाद हमने बूंदी विवाद पढ़ा। बूंदी विवाद में बूंदी के राजा बुद्ध सिंह ने सवाई जयसिंह के कहने पर एक पुत्र गोद लिया, कौन? दलेल सिंह। बाद में उसके पुत्र हो गया था कौन? उमेद सिंह। शासक किसे बना देते हैं? सवाई जयसिंह दलेल सिंह को शासक बना देते हैं। इसके बाद में भरतपुर विवाद पड़ा। भरतपुर विवाद के अंदर क्या होता है कि ये सवाई जयसिंह वहां पर जाते हैं, तो वहां पर 2 प्रतिनिधि थे, एक थे मोहकम सिंह और एक थे बदन सिंह। सवाई जयसिंह बदन सिंह को वहां पर राजा बना देते हैं, मुगलों को कहकर डिग की जागीर दिलवा देते हैं और उन्हें ब्रजराज की उपाधि दे देते हैं। बाद में वापस आने के बाद मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जयसिंह को कौन सी उपाधि दी? राज राजेश्वर की। राज राजेश्वर की क्या देते हैं? उपाधि देते हैं। इसके बाद में आता है गंगवाना का युद्ध। गंगवाना का युद्ध गंगवाना का युद्ध कब होता है? किस किस के मध्य होता है? ये होता है 1741 के अंदर। इससे पहले मराठों के साथ भी काफी युद्ध हो जाते हैं, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे। यानी मराठा एक साथ पढ़ने कि मराठों का सवाई जयसिंह के साथ क्या संबंध था, पहले थोड़ा अपने आसपास वाले देख लेते हैं, उसके बाद में मराठे देखेंगे, इसके बाद में इनका साहित्य भी देखेंगे। तो गंगवाना का युद्ध होता है जोधपुर के यानी मारवाड़ के कैदर से अभय सिंह और इधर था बीकानेर का जोरावर सिंह। जोरावर सिंह वही शासक है जो रुड़ा सम्मेलन में बीकानेर के शासक की तरफ से गया था। इसमें सवाई जयसिंह साथ देते हैं जोरावर सिंह का। हालांकि साथ क्या देते हैं? अभय सिंह से युद्ध सवाई जयसिंह करते हैं और इसमें जीत हो जाती है फिर जोरावर सिंह की, अभय सिंह हार जाता है। थोड़ा इतना बात ध्यान रखना। गंगवाना का युद्ध कब हुआ था? 1741 में। किस किस के मध्य हुआ? मारवाड़ और बीकानेर के मध्य। इसमें सवाई जयसिंह ने किसकी सहायता की थी? बीकानेर के जोरावर सिंह की सहायता की थी। ये हो गया आपका गंगवाना का युद्ध। इसके बाद में क्या आता है कि सवाई जयसिंह और मराठों के मध्य जो संबंध थे उन्हें देखते हैं। सवाई जयसिंह और मराठी
यहां पर भी मुगल बादशाह बार बार चेंज हो रहे हैं। यहां पर तो हो गया सवाई जयसिंह, और इनके विपक्ष में कौन हो गए, मराठे। और मराठों का प्रारंभ में वो पेशवा था, पेशवा बाजीराव। बाजीराव प्रथम, पेशवा बाजीराव प्रथम। तो देखिए इस मराठों और सवाई जयसिंह के मध्य 3 युद्ध होते हैं। किसको लेकर होते हैं, मालवा को लेकर होते हैं। क्या है कि मालवा और गुजरात एक धन धान्य से संपन्न प्रदेश थे। कोई भी मुगल बादशाह बनता तो वो सोचता कि मालवा और गुजरात के ऊपर तो उनका अधिकार रहे, क्योंकि धन धान्य से संपन्न देश थे। इधर दक्षिण के अंदर मराठा ताकतवर हो रहे थे, तो वो अधिकार करना चाहते थे मालवा और गुजरात के ऊपर। तो मुगल बादशाह था मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला, और उसमें पेशवा थे बाजीराव प्रथम। वो पेशवा बाजीराव प्रथम जो अटक से कटक तक मराठाओं का झंडा फहराना चाहता था, पूरे भारत पर एक सत्ता हिंदू राज चाहता था। वो तो क्या है कि मान ही नहीं रहा था, बार बार मालवा पर अटैक कर रहा था। और मालवा तो क्या, बाजीराव प्रथम ने तो दिल्ली पर भी अटैक कर लिया था, दिल्ली भी लूट दी थी, दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया था इसने। तो अपने मात्र 500 योद्धाओं के साथ ये अटैक कर देता है दिल्ली के ऊपर, और इसके नाम से ही मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली छोड़कर भाग जाता है। फिर बार बार अटैक होने लगे, तो मराठों को शांत करने के लिए, मालवा के क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ने देने के लिए सवाई जयसिंह को भेजता है कौन, मोहम्मद शाह रंगीला। तो यहां पर इनके साथ यानी मालवा को लेकर, मालवा का गवर्नर राधा सूबेदार राधा सवाई जयसिंह 3 बार, मालवा का सूबेदार रहा था 3 बार कौन, सवाई जयसिंह। तो मालवा को लेकर अब मराठे और सवाई जयसिंह के मध्य 3 युद्ध होते हैं। पीपलूद का युद्ध, नंबर 1 पर है पीपलूद का युद्ध। पीपलूद या पीपसूद, थोड़ा ध्यान कर लेना। पीपसूद या पीपलूद है। पीपसूद का युद्ध होता है 1715 के अंदर। कब होता है, 1715 के अंदर। इससे पहले मालवा का गवर्नर बना दिया था पहली बार इसको 1712 के अंदर, दूसरी बार बनाया था 1730 के अंदर, और तीसरी बार इसको बनाया था 1733 के अंदर। मालवा का गवर्नर बनाया था सवाई जयसिंह को। तो पीपसूद का युद्ध होता है 1715 के अंदर। इसके अंदर क्या है कि सवाई जयसिंह की जीत होती है। जीत लिखो तो समझ लेना किसकी है, सवाई जयसिंह की। सवाई जयसिंह इस युद्ध में क्या है, जीत जाते हैं। लेकिन मराठा एक बहादुर कौम युद्ध के लिए वापस तैयार हो गए, और आगे युद्ध होता है मंदसौर का युद्ध। इसके बाद में युद्ध होता है 1733 के अंदर, मंदसौर एमपी के अंदर पड़ता है मंदसौर का युद्ध 1733। इस युद्ध में क्या है कि मराठे ताकतवर थे। पेशवा कौन थे, बाजीराव प्रथम। उस समय वो पेशवा बाजीराव प्रथम थे। तो उस समय मराठे जीत जाते हैं। मराठे क्या करते हैं, जीत जाते हैं यहां पर। इस जीत के बाद सवाई जयसिंह को यह समझ में आ गया था कि अब पहले वाली यानी पीपसूद वाली बात नहीं रही, मराठों को अकेले हराने वाली बात नहीं रही। अब अगर मराठों को हराना है तो क्या करना पड़ेगा, सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा, शक्ति का संगठन करना पड़ेगा। तो इस घटना के बाद यानी कि मंदसौर युद्ध 1733 के बाद, मंदसौर का युद्ध होता है 1733।
मंदसौर का युद्ध होता है 1733। इसमें मराठे क्या करते हैं, जीत जाते हैं। जीतने के बाद सवाई जयसिंह को पता चला कि मराठे ताकतवर हो गए हैं, अगर हमें भी इन्हें हराना है तो हमें शक्तिशाली होना पड़ेगा, और शक्ति किस में होती है, संगठन में। तो 1734 में सवाई जयसिंह क्या करता है, यहां पर बता देता हूं। तो 1734 में एक सम्मेलन बुलाता है मेवाड़ के महाराणा, उस समय मेवाड़ के प्रारंभ में महाराणा थे संग्राम सिंह, उन्हीं के नेतृत्व में हुरडा सम्मेलन, हुरडा सम्मेलन, मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह के नेतृत्व में एक सम्मेलन बुलाता है, हुरडा सम्मेलन। उसमें नागौर से गए थे भक्त सिंह, जोधपुर से गए थे अभय सिंह, बीकानेर से जोरावर सिंह, या आपको बता दिए सभी राजा गए थे। राजस्थान पूरा एकत्रित हुआ था, लेकिन संग्राम सिंह सेकंड की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। वो योग्य शासक थे, अगर उनके समय उनके नेतृत्व में हुरडा सम्मेलन पूरा होता तो शायद सभी राजा इकट्ठे भी हो जाते और मराठों को शायद हरा भी जाते, लेकिन इतिहास में कभी शायद नहीं चलता, जो हो गया वो हो गया। तो संग्राम सिंह सेकंड की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में इसकी अध्यक्षता करते हैं उनका पुत्र जगत सिंह। अध्यक्षता कौन करता है, मेवाड़ का जगत सिंह। मेवाड़ का जगत सिंह उनकी अध्यक्षता करता है, उन्हें सबको इकट्ठा करने का कार्य कौन करता है, सवाई जयसिंह। उसके अंदर यानी हुरडा सम्मेलन की एक लाइन है, हुरडा सम्मेलन की एक लाइन है कि वो गया था, हुरडा सम्मेलन कब हुआ था, 17 जुलाई, एक्चुअल डेट है 17 जुलाई 1734 को, यानी जुलाई के अंदर हुआ था, वर्षा ऋतु का टाइम था। तो हुरडा सम्मेलन की एक लाइन है कि वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद राजस्थान के सभी राजा रामपुरा केंद्र एकत्रित होंगे। कहां पर इकट्ठे होंगे, नंबर 3 रामपुरा केंद्र, रामपुरा केंद्र इकट्ठे होंगे सभी राजा, और मराठों के साथ क्या करेंगे, युद्ध करेंगे, मराठों को हराएंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे और एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं करेंगे। ये बात हुई थी हुरडा सम्मेलन के अंदर 17 जुलाई 1734 के अंदर। लेकिन आप राजा एक दूसरे के झंडे के नीचे आना ही नहीं चाहते थे। जगत सिंह के अंदर कोई ज्यादा खास बात नहीं थी, थोड़ा अयोग्य शासक थे, तो वैसे भी इनके झंडे के लिए नीचे नहीं आ सकते, क्योंकि योग्य शासक या शक्तिशाली शासक के नीचे सब योग्य के नीचे नहीं होते। तो रामपुरा के अंदर सबने सेनाएं भेजी थी। रामपुरा के अंदर फिर युद्ध होता है 1735 के अंदर, युद्ध होता है रामपुरा के अंदर। सभी राजाओं ने अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी सेना भेज दी, लेकिन कोई साथ नहीं था। सवाई जयसिंह के नेतृत्व में यहाँ पे युद्ध होता है। यहाँ पर फिर दोबारा क्या है, मराठे जीत जाती है। मराठों की यहाँ पर क्या होती है, जीत होती है। तो ध्यान रखना है तीनों के अंदर कनेक्शन है। दीपसुद का युद्ध 1715 में हुआ, इसमें सवाई जयसिंह की जीत होती है। 1733 में मराठे जीत जाते हैं मंदसौर के युद्ध में। मराठे जब 1733 में जीत गए तो 1734 में क्या होता है, हुरडा सम्मेलन होता है। और हुरडा सम्मेलन की एक लाइन थी कि वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद युद्ध कहां पर होगा, रामपुरा के अंदर सभी राजपूत इकट्ठे होंगे, लेकिन वहां पर कोई इकट्ठा नहीं हुआ था, सबने थोड़ी थोड़ी सेना भेज दी और फिर युद्ध होता है रामपुरा के अंदर 1735 में। इसके अंदर क्या है, मराठे जीत जाते हैं और सवाई जयसिंह की क्या होती है, हार होती है। तो ये 3 युद्ध थे, मराठे और सवाई जयसिंह के। सवाई जयसिंह और मराठों के मध्य क्या हो गए, 3 युद्ध के लिए थोड़े ध्यान कर लेना, ठीक है। सबसे पहले पीपसुल का, उसके बाद मंदसौर और फिर आपका रामपुरा का युद्ध हो गया। ये 3 युद्ध हो गए। इसके बाद में होता है यानी कि मराठे ताकतवर हो गए थे और 1740 के अंदर पेशवा बाजीराव प्रथम की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनका पुत्र पेशवा बालाजी बाजीराव क्या बनता है, नया पेशवा बनता है बालाजी बाजीराव। तो 1741 के अंदर एक कालीयुद्ध होता है, यानी 1740 के बाद में और भी ज्यादा ताकतवर हो गए थे मराठा। 1735 में रामपुरा का युद्ध जीतने के बाद 1740 में सवाई जयसिंह कहता है मोहम्मद शाह को कि भाई अब मराठे
हमारे अधिकार में नहीं रहे, मराठे हमसे नहीं रुक रहे, हम तो अपनी रियासतें ही संभाले, वहां पर भी बार बार मराठों के आक्रमण हो रहे हैं, तो मालवा की सुरक्षा नहीं की जा सकती। इधर मोहम्मद शाह भी क्या थोड़ा मराठों से आग गया था और उसने कहा कि क्या बार बार दिल्ली पर आक्रमण कर देते हैं मराठे, तो सवाई जयसिंह तो इंटेलिजेंट बंदा है, जाओ मराठों से क्या कर ले, संधि कर ले, मराठों से क्या कर ले, संधि कर ले, लेकिन मराठों को बोल दे कि दिल्ली पर आक्रमण न किया, दिल्ली को नहीं लूटे, बंदे की थोड़ी बहुत इज्जत है, दिल्ली को लूट लेते हैं तो क्या है कि थोड़ी इज्जत बदनाम होती है। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जयसिंह से कहा कि उन्हें मालवा चाहिए तो मालवा उन्हें मैं दे देता हूं, लेकिन उन्हें कहते कि दिल्ली पर आक्रमण न करें। तो इसके बाद में यानी कि बाजीराव प्रथम के बाद में उनका पुत्र पेशवा बनता है, पेशवा बालाजी बाजीराव, और एक होता है धौलपुर समझौता। धौलपुर समझौता किस किस की मध्यता है, इधर थे यानी मुगल बादशाह की तरफ से था सवाई जयसिंह, और इधर थे मराठे, और मराठों का पेशवा था बालाजी बाजीराव। बाजीराव प्रथम का पुत्र था बालाजी बाजीराव। ये क्या है, धौलपुर समझौता है। कब होता है, 1741 के अंदर, 1741 के अंदर होता है धौलपुर समझौता। इसके अंदर सवाई जयसिंह मराठों को क्या है, मालवा दे देते हैं, मराठों को मालवा दिया। मराठों को मालवा दे देता है मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ से, और कहते हैं चलो आपको मालवा दे दिया, यानी कि नर्मदा के इस साइड का क्षेत्र आपको दे दिया, और आप अब क्या है कि दिल्ली के ऊपर आक्रमण न करे। तो ऐसे कर क्या है, मराठों के अंदर और सवाई जयसिंह कह दो मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। एक बार के लिए थोड़ा विवाद सुलझ जाता है, इसे बोला जाता है धौलपुर समझौता। कब हुआ, 1741 के अंदर। किस किस के मध्य, तो वैसे तो बोल सकते हैं मोहम्मद शाह रंगीला और मराठों के मध्य। तो मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ से कौन थे, यहाँ पर थे आपके सवाई जयसिंह, और मराठों की तरफ से पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे, विश्वनाथ या पेशवा बालाजी विश्वनाथ मिट्टी का बोल सकते हैं इनके। और इधर मराठों को क्या दे दिया जाता है, मालवा दे दिया जाता है। इसके बाद में 1743 में क्या है, सवाई जयसिंह की थोड़ी दवाई वगैरह ज्यादा लेने की वजह से मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस हमने पढ़ा था कि जो राजा इतना शक्तिशाली शासक है, सवाई जयसिंह शक्तिशाली शासक है, ये तय कर रहा है कि बूंदी का राजा कौन बनेगा, भरतपुर का राजा कौन बनेगा। मुगलों से, मराठों से युद्ध कर रहा है मालवा के लिए, मालवा का सूबेदार बना है 3 बार। मुगलों की तरफ से मराठों से संधि भी यही कर रहा है, जो शक्तिशाली शासक है। और हम देखते हैं इतिहास के अंदर कि जो राजा शक्तिशाली होता है, युद्धों में व्यस्त रहता है, उसकी क्या है थोड़ी सांस्कृतिक या स्थापत्य कला उसकी नहीं आती। यानी इसको अगर उपवाद में देखें तो राणा राज सिंह और कुंभा को छोड़ सकते हैं हम। कभी भी सांगा केस में कोई सांस्कृतिक उपलब्धि नहीं देखते, राज सिंह और कुंभा के समय है। लेकिन ये राजा बिल्कुल उनके विपरीत था। इतनी सांस्कृतिक उपलब्धियां इनकी तो कि पूछ ही मत। अगर सांस्कृतिक उपलब्धियों के हिसाब से देखें तो इसे तो दुनिया का एक महान राजा घोषित कर दिया जाना चाहिए। चलो सांस्कृतिक उपलब्धियां देखते हैं इनकी, बहुत ज्यादा है। युद्ध के साथ साथ, वीर होने के साथ साथ कितना इसने सांस्कृतिक विकास किया उसको देखते हैं। तो इसने एक बसाया था जयपुर नगर, जयपुर नगर बसाया। जयपुर नगर प्राचीन भारत का, यानी आज से पहले का बात वो, यानी प्राचीन भारत का भी क्या है स्मार्ट सिटी है, वो है जयपुर। प्राचीन भारत का, उस समय के भारत का सर्वश्रेष्ठ शहर अगर कोई है तो वो है जयपुर।
कब बसाया था जयपुर? तो इसकी डेट आती है 18 नवंबर 1727। 18 नवंबर 1727 को जयपुर की क्या रखी गई थी? नींव रखी गई थी। मुख्य इंजीनियर या मुख्य वास्तुकार कहे तो वो थे बंगाली तांत्रिक थे, विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य विद्याधर भट्टाचार्य को बुलाया गया। और ऐसे नहीं है कि तो लोगों को बोल दिया कि ठीक है यहाँ पर आप नया नगर बसाएंगे, यहाँ पर नया नगर बसाएंगे और ये जगह पड़ी है यहाँ पर कोई मकान बना लो, रह लो। वाकायदा पूरा शहर बनाकर दिया गया था जनता को। आमेर के अंदर थोड़ी ज्यादा जनसंख्या हो गई थी, आबादी ज्यादा हो गई थी, जयपुर को बसाया गया। मुख्य वास्तुकार थे इसके विद्याधर भट्टाचार्य। उस समय उसने स्वामी जयसिंह ने कहा कि विश्व के अंदर प्रमुख शहर कौन से हैं, यानी आधुनिक शहर कौन से हैं, उनके बारे में बताओ। तो दो आधुनिक शहर थे, एक था इराक का बगदाद, इराक का बगदाद शहर, और एक था चाइना का कैंटीन। ये उस समय के आधुनिक शहर थे, चाइना का कैंटीन शहर और इराक का बगदाद। तो बाकायदा स्वामी जयसिंह ने इन दोनों शहरों के नक्शे मंगवाए। इन दोनों शहरों के नक्शे मंगवाकर उनके हिसाब से देखा कि कैसे कैसे बसाना चाहिए। बंगाल से विद्याधर भट्टाचार्य को लेकर आए, ये क्या थे? मुख्य इंजीनियर या वास्तुकार थे। वास्तुकार थे कौन? विद्याधर भट्टाचार्य। यानी स्वामी जयसिंह खुद भी एक वास्तुकार था, बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था। स्वामी जयसिंह ने क्या है, एक और विद्वान को बुलवाया था पुर्तगाल से। पुर्तगाली था जेवियर डी सिल्वा। ये भी क्या था? पुर्तगाली वास्तुकार था, इंजीनियर था। इसे बुलाया गया पुर्तगाल से। पुर्तगाल से कौन आया? जेवियर डी सिल्वा को बुलाया गया कि देख सिल्वा, यहाँ पर शहर बसाएंगे, क्या क्या कमी है, क्या करना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए। तो इनकी देखरेख में भी हुआ था। और किस पद्धति पर बसाया गया? तो इससे ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति या समकोण बोल सकते हैं। समकोण पर क्या है? जयपुर शहर को बसाया गया। ग्रिड या समकोण के ऊपर जयपुर शहर को बसाया गया था। उस समय चीन क्या कैंटीन और इराक के बगदाद शहर के ऊपर बसाया गया। प्रमुख वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य और पुर्तगाल से बुलाया गया था जेवियर डी सिल्वा को। किस पद्धति पर यानी समकोण के ऊपर बसाया गया। कब बसाया गया? 18 नवंबर 1727 को इसकी क्या रखी गई थी? नींव रखी गई थी। और सभी चीजों को ध्यान रखा गया था कि कहां पर क्या होना चाहिए, कहां पर क्या होना चाहिए, सब चीजों का ध्यान रखा गया। इसके अंदर इसके बाद में क्या बसाया, क्या बनाया था स्वामी जयसिंह ने? एक बात ध्यान रखना, जयपुर उस समय का आधुनिक शहर था। अगर प्राचीन जयपुर को देखा जाए तो उस समय के भारत के अंदर कोई भी जयपुर की टक्कर का शहर नहीं था। सड़कें इतनी चौड़ी चौड़ी थी उस समय भी कि दो दो गाड़ियां साथ में चल सकती थी। दो डिवाइडर के इस साइड, दो डिवाइडर के इस साइड, यानी वैसे 4 लाइन थी वो उस समय की। 90 डिग्री के ऊपर सभी सड़कें काटती है। जयपुर, पुराने जयपुर की बात कर रहा हूं, पुरानी जयपुर की प्रत्येक गली मुख्य सड़क से जुड़ती है। कुछ शहरों के अंदर हम देखते हैं कि गली के अंदर जाते आगे गली बंद पाती है, आगे गली बंद मिलती है, लेकिन जयपुर की सभी गलियां मुख्य सड़क पर मिलेगी, कोई गली आगे से बंद नहीं मिलेगी और चौड़ी चौड़ी सड़कें होती थी। तो समझिए उस राजा की उस समय की सोच को समझिए। उस समय उस राजा ने इतना आधुनिक शहर बसा दिया था।
आजादी के बाद हमने चंडीगढ़ बताया भी आधुनिक है, लेकिन उस समय के जयपुर के बराबर का चंडीगढ़ में नहीं है। तो जयपुर क्या उस समय का बहुत आधुनिक शहर है। तो उस राजा के बारे में सोचिए कि वो कितना आधुनिक रहा होगा, क्या सोच रही है उस राजा की, उसने जयपुर जैसा नगर बसाया। तो किसी ने कहा कि भाई साहब आमेर तो पहाड़ियों के अंदर है, आक्रमण से भी विदेश यानी कि शत्रुओं के आक्रमण से भी इसकी रक्षा हो जाती है। जयपुर आप समतल जगह पर बसा रहे हो तो इसकी सुरक्षा के लिए, तो सवाई जय सिंह ने कहा कि सुरक्षा के लिए पहरेदारी मैं कर दूंगा। तो क्या बनवाता है, किला बनवाता है, नाहरगढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला। या इसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जा सकता है। भगवान कृष्ण के भक्त थे तो इनके चक्कर के नाम पर इनका नाम रख दिया सुदर्शनगढ़ या नाहरगढ़। इसे बोला जाता है जयपुर का पहरेदार। क्या बनाया सवाई जय सिंह ने, सबसे पहले जयपुर नगर बसाया। इसकी क्या है पूरी किलेबंदी, जयपुर के चारों दीवारें थी पहले पुराने जयपुर के अंदर, और ये गेट थे, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, दिल्ली गेट, ये इनके दरवाजे हुआ करते थे। तो एक तरफ क्या बनाया कि नाहरगढ़ का किला, नाहरगढ़ के ऊपर आप कहीं भी खड़े होकर पूरे जयपुर का नजारा देख सकते हो, और इसे जयपुर का पहरेदार भी कहा जाता है। इसके बाद में इसके अंदर बनाया गया था चंद्र महल, जयपुर के अंदर बनाया गया चंद्र महल, जिसे वर्तमान में बोला जाता है सिटी प्लेस। वर्तमान में इसे बोला जाता है सिटी प्लेस, यानी राजा के रहने के योग्य जगह बनाई थी सिटी प्लेस या चंद्र महल। इसके बाद में एक झील थी वहां पर, मानसागर झील। मानसागर झील में क्या बनवाते हैं, जल महल। सबसे पहले जयपुर नगर बसवाया, उसके बाद में नाहरगढ़ का किला बनवाया, उसके बाद में चंद्र महल बनवाया। एक बनाता है मानसागर झील के अंदर जल महल। मानसागर झील, झील में क्या बनवाता है, जल महल। जल महल मानसागर झील के अंदर बनवाते हैं। तो देखिए क्या क्या बनवाया सवाई जय सिंह ने, जयपुर, नाहरगढ़, चंद्र महल और मानसागर झील के अंदर क्या बनवाते हैं, जल महल बनवाते हैं। इसके बाद में इस राजा की देखते हैं चित्रकला। एक जयपुर के अंदर अरवाड़ा नहर भी लाया। किसी ने कहा कि चलो आमेर तो पहाड़ों के अंदर था, पानी आ जाता था, तो जयपुर के अंदर पानी की व्यवस्था के लिए क्या लाया, हरमाड़ा नहर। हरमाड़ा नहर, हरमाड़ा नहर भी सवाई जय सिंह ने बनवाई थी। सिसोदिया रानी थी, इनका विवाह चंद्र कौर के साथ हुआ था, तो एक सिसोदिया महल बनवाया, सिसोदिया रानी का महल। सिसोदिया रानी का महल, वो भी किसने बनवाया, सवाई जय सिंह ने बनवाया था। एक जयपुर के अंदर बनवाई थी जंतर मंतर या वेद्यशाला, सौर वेद्यशाला भी बोल सकते हैं। अब देखिए कितने निर्माण कार्य करवाए इस राजा ने। जयपुर नगर बसवाया, नाहरगढ़ का किला बनवाया, जयपुर नगर बसाया, नाहरगढ़ का किला बनाया, मानसागर झील में जल महल बनवाए, और क्या बना, सिसोदिया रानी का महल बनवाता है। और इसमें एक बनवाया था वेधशाला, सौर वेधशाला। सौर वेधशाला या इसे बोला जाता है जंतर मंतर। जंतर मंतर का अर्थ होता है गणना के औजार, गणना के औजार। अब इसमें 5 जगह सौर वेधशाला बनवाई थी, या 5 जगह बोल सकते हैं जंतर मंत्र बनवाई थी भारत के अंदर। बहुत बार पूछे गए हैं। सबसे पहले बनवाया था दिल्ली के अंदर, इसके बाद में जयपुर, इसके बाद में उज्जैन,
फिर आता है आपका वाराणसी, और इसके बाद में आता है मथुरा। दिल्ली वाली क्या है, प्रथम है, यानी दिल्ली वाली सबसे पहले बनवाई थी दिल्ली वाली जंतर मंतर या सौर वेधशाला। जयपुर वाली सबसे बड़ी है, सौर वेधशाला जयपुर वाली सबसे बड़ी है। इस वेधशाला के अंदर, जयपुर वाली के अंदर है सम्राट यंत्र। सम्राट यंत्र जो क्या है, विश्व की सबसे बड़ी घड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी घड़ी है सम्राट यंत्र। अब आप इन जगह को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि उस राजा का अधिकार कितना रहा होगा कि उसने मुगलों की राजधानी के बीच में अपनी इमारत बनवा दी कि ये जो हमारी इमारत है, जंतर मंतर बनवा दिया राजधानी के बीच में। इधर जयपुर में बनवाना ही था, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा जैसे शहरों के अंदर भी, मथुरा जैसी जगहों पर भी क्या है, अपने इमारतें बनवा रहा है। तो सोचिए इस राजा का अधिकार कितने क्षेत्र के ऊपर रहा होगा, क्या प्रभाव रहा होगा इस राजा का। जंतर मंतर यानी कि आप सोच नहीं सकते, ये नासा वगैरह की अब ऑब्जर्वेटरी बनी है, उस समय की अगर ऑब्जर्वेटरी देखें तो उस राजा ने बनवा दी थी, आज से 300 साल पहले इस राजा ने बनवा दी थी। जंतर मंतर एक तरह की ऑब्जर्वेटरी है, यहाँ पर अलग अलग यंत्र रखे गए हैं। सूर्य की गणना मापने के यंत्र, ग्रहों की चाल मापने के यंत्र। कहा जाता है कि मिस्र के पिरामिड के अंदर तारों की गणना करने वाला यंत्र है, लेकिन स्वयं जयसिंह ने सूर्य और चंद्रमा से गणना करने वाले यंत्रों का आविष्कार किया या वेधशाला बनाई थी। इस वेधशाला के अंदर इतने यंत्र रखे गए हैं कि इनसे आगे आने वाले 50 या 100 वर्षों तक के सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का भी पता लगाया जा सकता है, अलग अलग ग्रहों का पता लगाया जा सकता है, उनकी चालों के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो सोचिए राजा कितना विद्वान होगा, अपने समय से कितने आगे का था। इसके बाद में एक चीज और देखिए कि हम अगर कह रहे हैं कि हम राजस्थान के, तो अपने राजस्थान का राजा माने, लेकिन इसे तो यूनेस्को ने भी महान बताया है। यूनेस्को ने 3 चीजों को 2010 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किया गया 3 चीजों को। किसे एक तो इस जंतर मंतर को, एक था जयपुर यानी पुरानी सिटी और ओल्ड जयपुर को, और एक था आमेर के महल। इन्हें तो यूनेस्को ने भी माना है। 2010 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इन्हें घोषित किया था 2010 के अंदर। तो सोचिए कितने बढ़िया जगह होगी, कितनी शानदार जगह होगी। इसके बाद में देखते हैं इसके दरबारी कवि। इसके दरबार में भी एक से बढ़कर एक विद्वान थे। पुंडरीक रत्नाकर, जगन्नाथ जैसे विद्वान थे इसके दरबार में। अब आगे इसके दरबारी, हाँ इसने अगर इसके देखें तो ग्रंथ देखें तो जयसिंह ने लिखी थी। इसने स्वयं ने लिखी थी जयसिंह कालिका। जयसिंह कालिका नामक ग्रंथ लिखा था स्वयं जयसिंह ने। साहित्य के अंदर देखे इसके, और एक इसने नक्षत्रों की सारणी बनवाई थी। नक्षत्रों की सारणी कब से 1725 से 33 तक बनवाई थी इसने। और इस सारणी का नाम दिया था उस समय, मोहम्मद शाह बादशाह था तो जीज मोहम्मद शाही, जीज मोहम्मद शाही उस सारणी का नाम दिया था। जयसिंह ने स्वयं ने क्या लिखी, जयसिंह
कारिका स्वयं ने लिखी थी और नक्षत्रों की सारणी बनवाई थी अलग अलग विद्वानों से, यानी खगोलीय विद्वानों से अलग अलग सारणी बनवाई थी, जिसका नाम क्या था, जीज मोहम्मद शाही नामक सारणी बनवाई थी इसने। इसके बाद में इसके दरबार में देखें तो इसके दरबार में थे पुंडरीक रत्नाकर, इसके दरबारी देखें अगर तो इसके दरबार में नंबर 1 पर आता है पुंडरीक रत्नाकर। एक आता है जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ, और एक इनके दरबार में आता है केवल राम। तीन इसके दरबार में मुख्य विद्वान थे। इसके बाद में नयन चंद्र मुखर्जी भी इन्हीं के दरबार में थे और मोहम्मद मेरी भी इन्हीं के दरबार में थे। तो देखिए पुंडरीक रत्नाकर ने लिखी थी जय सिंह कल्पद्रुम नामक ग्रंथ लिखा था पुंडरीक रत्नाकर ने। और जगन्नाथ ने यूक्लिड की जो ज्यामिति है उसका संस्कृत में अनुवाद किया था जगन्नाथ ने। यूक्लिड की ज्यामिति का संस्कृत में अनुवाद। यूक्लिड की जो ज्यामिति है बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, उसका संस्कृत में अनुवाद करवाया था पंडित जगन्नाथ के द्वारा। और एक आती है अपना केवल राम, इसने किया था लागोरिथम का संस्कृत में अनुवाद किया था पंडित केवल राम ने। तो देखिए पुंडरीक रत्नाकर ने जय सिंह कल्पद्रुम लिख दिया, जगन्नाथ ने यूक्लिड की ज्यामिति का संस्कृत में अनुवाद किया और केवल राम ने क्या किया, लागोरिथम का संस्कृत में अनुवाद किया था। इसके दरबार में एक रहा करते थे, एक इसने जगन्नाथ ने सिद्धांत सम्राट भी लिखा था, सिद्धांत सम्राट, और एक लिखा था इसने सिद्धांत कौस्तुभ, सिद्धांत कौस्तुभ नामक 2 ग्रंथ और लिखे थे। सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ नामक 2 ग्रंथ और लिखे थे इसने जगन्नाथ ने। इसके दरबार में रहा करते थे एक नयन चंद्र मुखर्जी, नयन चंद्र मुखर्जी। इन्होंने क्या किया था कि अरबी भाषा का अनुवाद संस्कृत में किया था, अरबी का अनुवाद संस्कृत में करने का कार्य किसने किया था, तो नयन चंद्र मुखर्जी ने। और इनके दरबार में रहते थे मोहम्मद मेरी और मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद मेहरी व मोहम्मद शरीफ, इन दोनों को बंदों का कार्य था विदेशों में घूमना और वहां से बढ़िया बढ़िया जो भी अपने वास्तुशास्त्र की पुस्तकें थी, हाथ से लिखी हुई हस्तलिखित जो पांडुलिपियां थी वो लाना, और यहाँ पर लाकर क्या किया जाता था, उनका संस्कृत के अंदर अनुवाद किया जाता था। ये कार्य था इनके दरबारी थे। एक इसने चित्रकला के ऊपर कार्य किया। अब देखिए यहां ही तक नहीं रुका, इसकी क्या बसाया क्या बनाया ये देख लिया, निर्माण कार्य देख लिया इसका बहुत बढ़िया है। इसके बाद में इसके दरबारी देख ली, यहाँ पर भी इसका कार्य बहुत बढ़िया है, लेकिन ये यहीं तक नहीं रुका। इसके बाद में इसकी चित्रकला की देखें, तो चित्रकला के ऊपर भी इसने बढ़िया काम किया और चित्रकला के लिए इसने एक विभाग बनवाया जिसका नाम था सूरतखाना। विभाग बनवाया था सूरतखाना।
चित्रकला के लिए इसने स्पेशल विभाग बनवाया सूरत खाना। अब ये राजा यहीं तक नहीं रुका और आगे देखिए इसने क्या किया, सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार यानी किसी राजा के अगर हम सामाजिक सुधार पढ़ते हैं तो वो एक राजा है स्वाई जयसिंह के सामाजिक सुधार पढ़ते हैं, और किसी राजा के हम कोई सामाजिक सुधार नहीं पढ़ते उस समय के किसी राजा के हम क्या नहीं पढ़ते, सामाजिक सुधार नहीं पढ़ते। स्वाई जयसिंह के सामाजिक सुधार पढ़ते हैं। तो नंबर 1 पर आता है सती प्रथा पर रोक। सती प्रथा पर क्या लगाई, रोक लगाई। भारत के अंदर सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी 1829 के अंदर। 1829 के अंदर भारत के अंदर सती प्रथा पर रोक लगाई गई, लेकिन उससे 100 साल पहले कोई राजा सती प्रथा के ऊपर रोक लगा रहा है, राजस्थान का राजा। तो सोचिए वो कितना महान रहा होगा अपने समय का, क्या उसकी सोच रही होगी। यहीं तक नहीं रुका, इसके बाद में इसने सती प्रथा पर रोक लगाई। नंबर 2 पर आता है बाल विवाह पर रोक। बाल विवाह पर रोक लगाई इसने। भारत के अंदर बाल विवाह पर रोक लगाई गई थी 1929 के अंदर। उससे भी 200 साल पहले अगर कोई राजा बाल विवाह पर रोक लगाता है तो सोचिए कितना महान रहा होगा वो राजा। अगर कोई पूछे कि जयसिंह को किस कार्य के लिए महान घोषित किया जाए तो वो होंगे इसके सामाजिक सुधार। इनके सामाजिक सुधारों के सामने इसकी सभी भूलों को माफ किया जा सकता है, सभी भूलों को नजरअंदाज किया जा सकता है। तो देखिए स्वाई जयसिंह ने सती प्रथा पर रोक लगाई, बाल विवाह पर रोक लगाई, फिर इसने क्या अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन। अब अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने से देखिए इसने क्या सोच थी इसकी कि अंतरजातीय विवाह, अलग अलग जातियों की विवाह भी एक साथ होने चाहिए। अगर आज भी कोई गांव में या कई तो शहरों में भी अगर ये बात कर ले अंतरजातीय विवाह की तो घर वाले सूंघ कर रख दे उसको। कोई बात भी कर ले कि मुझे अंतरजातीय विवाह करना है तो घर वाले उसको सूंघ कर रख दे। लेकिन उस समय ये राजा, क्या सोच थी इस राजा की कि उस समय भी इसने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने का कार्य किया, उसे बढ़ावा देने का कार्य किया। लेकिन उस समय इस अंतरजातीय विवाह के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि उस समय पंडितों का यानी ब्राह्मणों का भी आपसी भेदभाव था। ब्राह्मणों का आपसी भेदभाव। जब इसने अलग अलग विद्वानों को वापस बुलाया अंतरजातीय विवाह के लिए समाप्त प्रोत्साहन देने के लिए, तो वहां पर ब्राह्मण आपस में लड़ने लगे। वो कोई कहता है कि मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, ये इसने 2 वेद पढ़े मैंने 4 पढ़े। वो कहता है मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, इसने 3 पढ़े मैंने 1 पढ़े। ये बातें चल रही थी वहां पर। तो जैसे ने उन सबको समझाया कि आप विद्वान हैं, आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप ये से लड़ेंगे तो बाकी समाज का क्या होगा। उन सबको एक साथ बिठाया और एक साथ उनको क्या भोजन देते हैं, भोजन करवाते हैं जयसिंह, और ब्राह्मणों का क्या करते हैं आपसी भेदभाव का निवारण करवाते हैं, आपसी भेदभाव को समाप्त करवाते हैं। यहीं पर नहीं रुके, साधु संत, साधु महात्मा थे। अब देखिए आजकल जो साधु महात्मा होते हैं, साधु महात्मा बन जाते हैं, लेकिन बाद में वो क्या करते हैं गलत कार्य करते। सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ साधु महात्मा जो बन जाते हैं बाद में रहा नहीं जाता और क्या करते हैं थोड़ा गलत कार्य करने लग जाते हैं। लेकिन स्वाई जयसिंह ने उस समय समझ लिया था कि साधु महात्मा, सभी साधु महात्मा एक जैसे नहीं है। तो उसने साधु महात्माओं को जो जबरदस्ती बन गए थे उन्हें प्रोत्साहन दिया कि आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें, साथ साथ बढ़िया कार्य भी करें, लेकिन गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें। इसके लिए उसने बैरागपुरा नामक शहर भी बसाया था। बैरागपुरा
मथुरा के निकट बिरालपुरा नामक शहर कस्बा भी बसाया था इन साधु महात्माओं के लिए कि आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करिए और वहां पर रहे। इसके बाद में आता है नंबर 6 पर विधवा विवाह है। विधवा विवाह को भी इसने रोकने का कार्य किया था। विधवा विवाह का भारत के अंदर बना था 1857 में कानून, लेकिन उस राजा ने का कार्य किया था। अब देखिए इसके सामाजिक सुधार के लिए सती प्रथा को रोकने का कार्य किया, बाल विवाह को रोकने का कार्य किया, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया, ब्राह्मणों के अंदर विवादों को इसने क्या क्या समाप्त किया, साधु महात्माओं के लिए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करवाया, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया, विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। सोचिए कितना विद्वान रहा होगा ये राजा, कितना अपने समय से आगे का सोचता था। एक इसने बनवाई थी, आपने सुना होगा कि इसने तोप बनवाई, जयबान तोप, जयबान तोप जयपुर के अंदर है, नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर, जयगढ़ दुर्ग के अंदर है वर्तमान में। पहिए के ऊपर रखी गई एशिया की सबसे बड़ी तोप। कहा जाता है कि एक ही बार चलाया गया था, जहां इसका गोला जाकर पड़ा वहां पर क्या है, तालाब बन गया था, गोलेलाव तालाब। तो एक ही बार चलाया गया था, पहिए के ऊपर रखी गई एशिया की सबसे बड़ी तोप। एक बात हो लगी, एक इसने गोविंद जी का मंदिर बनवाया था, गौड़ीय संप्रदाय का गोविंद जी का क्या बनवाया था, मंदिर बनवाया था। एक बात हो लगी इसकी लास्ट, वो देख लेते हैं, काफी टाइम तो हो गया लेकिन थोड़ी इतनी देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। एक आता है इसका अश्वमेध। एक इसने करवाया था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ होता है घोड़े की बलि देना। पहले घोड़े को छोड़ा जाता था, जहां आप सभी जानते हैं रामायण महाभारत के अंदर देखा भी होगा, यानी घोड़े को छोड़ दिया जाता था। स्वर्ण पट्टिका लिख के ऊपर किए इस राजा का अश्व है, जहां जहां से ये जाएगा वो क्षेत्र सभी इस राजा का हो जाएगा। तो स्वाई जयसिंह ने क्या करवाया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। पुरोहित था पुंडरीक रत्नाकर, पुरोहित कौन हो गया इसका, पुंडरीक रत्नाकर इसका पुरोहित हो गया। और ये माना जाता है कि भारत का अंतिम अश्वमेध यज्ञ है, भारत का अंतिम अश्वमेध यज्ञ है। अब देखिए ये राजा इतना शक्तिशाली शासक है, तो अश्वमेध यज्ञ करना तो लाजमी है। इसने भी अपने यानी भगवान राम ने किया था अश्वमेध यज्ञ, उसी के कुल में माने जाते हैं, कुश के वंशज, तो ये लाजमी था। तो कहा जाता है कि अश्वमेध यज्ञ किया गया। इसके बाद जब घोड़ा छोड़ने की बारी आई, जब घोड़ा छोड़ने की बारी आई तो जयसिंह से ब्राह्मणों ने, किसी ने यानी इसके सहयोगी ने कहा कि घोड़ा छोड़ मत देना। जयसिंह ने कहा भी इसमें का यज्ञ का घोड़ा है तो इसे छोड़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि घोड़ा छोड़ मत देना। मारवाड़ वाला अबे सिंह दांत किटा रहा है तुम्हारे लिए, संभल में आकर बैठा है कि कब जयसिंह घोड़ा छोड़े और उसे पकड़ो और युद्ध करो, क्योंकि मेवाड़ तुमने बीकानेर की सहायता की थी। इधर मेवाड़ वाला जगत सिंह यहाँ मालपुरा में आकर बैठा है कि कब जयसिंह घोड़ा छोड़े और मैं उसे पकड़ूं। सभी आसपास के राजा अपने क्षेत्र के नजदीक आकर बैठे हैं कि कब जयसिंह घोड़ा छोड़ेगा और हम उसे जाकर पकड़ेंगे और जयसिंह से युद्ध करेंगे। जयसिंह ने कहा क्या बात है, तो युद्ध करेंगे, तो युद्ध जीत लेंगे। युद्ध में हार या जीत, दो युद्ध बोले इतने राजाओं से नहीं जीत सकते। इधर मराठे ताकतवर हो रहे हैं और अगर हम आपस में युद्ध करने लगे इस छोटी सी बात के लिए तो फिर क्या फायदा। तो बोला तो क्या किया जाए। तो पहले जयपुर में क्या, मैंने आपको पहले बताया था कि जयपुर के अंदर चारों तरफ दीवार थी और गेट अलग अलग होते थे, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, दिल्ली गेट, ऐसे गेट होते थे। तो कहा कि सब दरवाजे बंद कर दो और घोड़े को नगर के अंदर ही छोड़ दो। किसी ब्राह्मण ने सुझाव दिया हुआ, तो क्या है, घोड़े को छोड़ दिया गया। आगे आगे घोड़ा जा रहा, उसके पीछे एक आदमी जयकारा लगाते जा रहा कि राज राजेश्वर स्वाई जयसिंह का अश्व जा रहा है अश्वमेध यज्ञ के लिए।
जो भी इस घोड़े को पकड़ने का दुस्साहस करेगा उसे राज राजेश्वर सवाई जयसिंह से युद्ध करना पड़ेगा। उसके पीछे सवाई जयसिंह हाथी के ऊपर, साथ में उनकी सेना, लेकिन कौन पकड़ी उनकी नगर में? तो इन्हीं के नगर के अंदर था घोड़ा, इन्हीं के यानी सवाई जयसिंह के परिवार में कछवाए वंश में था एक कुंभाणी वंश का दीप सिंह कुंभाणी, दीप सिंह कुंभाणी। ये सवाई जयसिंह का वैसे कोई भाई लगता था, यानी कुंभाणी कछवाड़ से अलग हुए, इस दूर की पीढ़ी में था। ये सोचता कि क्या दिन आए हैं, क्या दिन आए हैं कि अश्वमेध यज्ञ को राज्य से बाहर नहीं निकाल सकते, और बाद में ये भूमि वीर भोग्य वसुंधरा भूमि है, ये कहेगी कि इस भूमि के ऊपर कोई ऐसा वीर पैदा नहीं हुआ जो अश्वमेध का यज्ञ का घोड़ा पकड़ सके। क्या ये भूमि वीरों से रक्त हो गई है? तो इसने प्लान बना लिया कि जैसे भी घोड़ा हमारे घर के नजदीक जाएगा, घोड़े को पकड़ लेंगे। कि कल कोई ये तो नहीं कहेगा कि अश्वमेध की लाज नहीं रही, किसी ने घोड़ा ही नहीं पकड़ा। तो इसके नजदीक के जैसे घर के नजदीक घोड़ा पहुंचा, इसने पकड़कर घोड़े को अंदर डाल दिया। 20-25 आदमी थे, तो इन्होंने घोड़े को अंदर घर के अंदर प्रवेश करा दिया और पकड़ के अंदर ले गई। साथ वालों ने कहा कि अरे भी क्या कर रहे, अपने वाला ही बाहर कहां जा रहा है, अभी क्या कर रहा है, घोड़े को तो अभी पानी नहीं पिलाना, अभी घोड़े को प्यास ही नहीं लगी। इसने कहा कि मैं तुम सबको पानी पिला दूंगा, यहां से चले जाओ। तो उसने कहा घोड़े को क्यों पकड़ा है, जयसिंह से युद्ध करना पड़ेगा। बोला जयसिंह से युद्ध करना पड़ेगा, कर लेंगे। तो बोला तेरे को क्या मिलेगा, जयसिंह तेरे को मार देगा। बोले अश्वमेध की लाज तो रह जाएगी, आने वाली पीढ़ी ये तो नहीं कहेगी कि जयसिंह ने घोड़े को बाहर नहीं छोड़ा था या घोड़े को किसी ने पकड़ा ही नहीं था, ये भूमि वीरों से रहित हो गई थी। और क्या मिलेगा, और तो ये मिलेगा कि आने वाले 2022 में जब बच्चे IAS की तैयारी करेंगे तो वो पढ़ेंगे कि दीप सिंह कुंभाणी था, वो मुझे याद करेंगे कि दीप सिंह कुंभाणी ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा था। फिर इसका और सवाई जयसिंह का युद्ध होता है, ये मारे जाते हैं जितने भी थे, और इससे फिर ये अश्वमेध का स्वांग क्या होता है, पूरा होता है। तो ये हो गया आपका सवाई जयसिंह। आमेर का सबसे 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 महत्वपूर्ण शासक है सवाई जयसिंह। आमेर का क्या उस समय तो पूरे भारत का भी महत्वपूर्ण शासक कह सकते हैं हम सवाई जयसिंह को। कितनी बातें थी। इसके बाद में इसके पुत्र थे ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, वो आगे कल चर्चा करेंगे उनके ऊपर। तो कितना महान शासक रहा होगा इसके बारे में और कहीं से जानकारी मिले तो और भी पढ़ना। मेरी तरफ से जितनी मुझे जानकारी थी मैंने पूरा बताने की कोशिश की है। ओके, थैंक यू, बाय।